प्रेसिडेंसी पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है एक शख्स के पास इतनी ज़्यादा पावर्स आ गई तो वो जो चाहे करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। और क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ये पहली मार्शल लॉ थी। तो जो जो चीज़ें अयूब ख़ान ने अपने दौर में की, जो जो मार्शल लॉ लगाते वक्त या उसके बाद उसने पावर्स प्रैक्टिस की, वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया आने वाले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, क्योंकि ये पहली मार्शल लॉ थी। इससे पहले पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगी थी। आज़ादी के बाद से ये 10 साल के बाद पहली मार्शल लॉ थी। और ये एक हम कह सकते हैं कि एक नेचर, एक सिस्टम, एक प्रेसिडेंट एंड कस्टम सेट हो रहे थे विद इन दी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे आने वाले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने फॉलो करना था। उसके बाद हुआ यूँ कि प्रेसिडेंसी जो है अयूब ख़ान के हवाले हो गई, और प्रेसिडेंट अयूब ख़ान ने उस ईयर्स को जिसमें वो प्रेसिडेंट रहा उसे ग्रेट डिकेड डिक्लेयर किया। और वो क्यों किया? उसका मानना ये था कि अयूब ख़ान की प्रेसिडेंसी के अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, जो कि रियलिटी में भी जो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ, वो अयूब ख़ान के दौर में हुआ। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उसने रिफॉर्म्स वो लाया। उसने एग्जीक्यूशन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स वो अयूब ख़ान ने मुतारिफ़ कराए। अंडर अयूब्स प्रेसिडेंसी द कंट्री अंडरवेंट अ कल्चरल शिफ्ट व्हेन द पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री, द फिल्म इंडस्ट्री एंड पाकिस्तानी ड्रामा became extremely popular during the 1960s। अब यहाँ पर इनके ऊपर ज़्यादा बात करना हमें, मेरे ख़्याल में हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात आप जहन में रख लें कि उस दौर में बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री प्रमोट हुई। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन अयूब ख़ान का माइंड सेट क्या था और वो पाकिस्तान को किस तरीके का होता देखना चाहता था। तो उस दौर में बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री ने ग्रो किया, पॉप म्यूज़िक ने ग्रो किया, और उस दौर में बहुत ज़्यादा इस हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से काम हुआ। एंड देन यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान ज्वाइन टू फॉर्मल मिलिट्री अलायंस इज़ अपोज टू द सोवियत ब्लॉक द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेंट्रो के नाम से भी जानते हैं, इन 1955, एंड द साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो इन 1962। असल में हुआ यूँ कि आई सिकंदर मिर्ज़ा ने भी मार्शल लॉ इम्पोज़ की और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। तो रीज़न यही थी कि सोवियत यूनियन का पाकिस्तान के अंदर असर और रसूख बढ़ता जा रहा था। तो ये वक्त की ज़रूरत थी कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाई जाए और मुल्क को उस राह पर ना चलने दिया जाए जो कि सोवियत यूनियन के स्टेप्स को फॉलो करे। तो जनाब अयूब ख़ान ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उसने मिलिट्री अलाइंस में अपना कोऑपरेशन पाकिस्तान का किया। एंड देन उसने ये किया कि उसने जो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड देन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अपना पार्टिसिपेशन की। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्राइवेट सेक्टर गेन्ड मोर पावर एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो ये यहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुई, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने ग्रो किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, यूएस मिलिट्री के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। एंड देन U2 सीक्रेट स्पाई, ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर इसको आप अलग से भी पढ़ना चाहें तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि ये एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका मकसद सोवियत यूनियन को यानी कि सीक्रेटली पाकिस्तान एंड विद यानी कि अमेरिका विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहा था कि पाकिस्तान की सरज़मीन में रहते हुए, पाकिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए सोवियत यूनियन पर नज़र रखी जाए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें पेशावर मेनली, मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान की सरज़मीन यूज़ हुई। तो ये ऑपरेशन पेशावर से लॉन्च हुआ क्योंकि पेशावर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन थी जहाँ से सोवियत यूनियन को आसानी से ऑब्ज़र्व किया जा सकता था। द सेम ईयर पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी विद इंडिया इन एन अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। ये मेन मकसद इस दौर में यही था। ये गोल्डन डिकेड से इसलिए भी कहा सकता है, ग्रेट डिकेड से इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, एजुकेशनल डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान ने यूएस के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, यानी कि मिलिट्री ने यूएस के साथ कोऑपरेशन पाकिस्तान ने की। एंड देन उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो कि एक फ़ेमस ट्रीटी है वो इंडिया के साथ साइन की, जिस वो रीज़न ये था कि जो हालात हैं हमारे इंडिया के साथ उसको नॉर्मलाइज़ किया जाए। और ना सिर्फ उसके साथ बल्कि चाइना के साथ भी जो ताल्लुकात हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, जहाँ पर भी सीनो इंडियन लिखा हुआ है
तो सीनो जहाँ पर भी जिक्र किया जाए तो आप समझ जाइएगा कि सीनो का मतलब है चाइना, सीनो इंडियन वार। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई अयूब खान एरा में कि इंडिया और चाइना की वार हुई, एंड देन उनके दरमियान सुलह होगी, एग्रीमेंट हो गया 1953 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि कोल्ड वार जो है उसका आगाज़ हो ही चुका था। तो उसमें पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एंड चाइना क्लोजर टुगेदर वाइल लूजिंग द टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो गया चाइना का, देन दिस शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ द कोल्ड वार बाय ब्रिंगिंग पाकिस्तान एंड चाइना क्लोजर टुगेदर वाइल लूजिंग टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जब पाकिस्तान जो है चाइना के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, तो ओबियसली पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएस से वक्तन फ़वक्तन बिगड़ते गए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से क्लोज था और चाइना रशिया से। अब हुआ यूँ कि 1965 which was a great we can say a great 2 or 3 years from 1965 to somehow to 1 to 2 years in which Pakistan fought with India. Interestingly, Pakistan assumed that we won the war against India, and India declared that we won the war against Pakistan. Now we are not in a stage that we can say that either whom get a successful achievement after the war, क्योंकि जब वार होती है तो दोनों साइड पर नुकसान होता है। जब नुकसान होता है तो ऑब्वियसली बात है, लाजमी नहीं है किसी की जीत हो, ये भी मुमकिन है दोनों साइडों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो। ऑब्वियसली हमने भी, पाकिस्तान ने भी कुछ इंडियन साइट्स को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसमें कच्छ का इलाका बहुत फेमस है, जिसको पाकिस्तान ने अपने यानी कि कब्ज़े में ले लिया। और इवन आज तक कुछ उनों का इलाका है जिसे पाकिस्तान ने आज तक उसे सरेंडर नहीं किया। ठीक, उसके बाद ये कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की, और अचीवमेंट इस वे में